एक इंसान को लंबे बाल रखना पसंद है और एक इंसान को छोटे बाल रखना पसंद है, तो पहला घर अगर ये दर्शाता है कि वो इंसान दिखता कैसे है, तो हम कैसे रीड करें कि उस इंसान के छोटे बाल रखने का कारण उसके फर्स्ट हाउस से कैसे इंडिकेट होता है। कुछ लोग कहते हैं मुझसे तो पैसा सेव ही नहीं होता, मैं तो कितना भी कमा लूं, लाखों कमा लूं, करोड़ों कमा लूं, खर्च हो जाता है। यदि किसी के 5वें घर में केतु बैठा है तो ऐसा इंसान मिसकैरिएज से गुजर सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कुंडली को खुद एक सिंपल तरीके से कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए? तो इस यात्रा में मैं पी शिल्पाधर आपका स्वागत करती हूँ और आपको लीड करूंगी इस एपिसोड के माध्यम से कि बेसिक कुंडली को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों, कहा जाता है कि जब भी हम जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो एक स्नैपशॉट, एक स्क्रीनशॉट हमारी कुंडली का भी हमारे साथ जन्म लेता है और वो हमारे आने वाले कल की शुरुआत होती है। वो दर्शाता है हमारी किस्मत को, हमारी डेस्टिनी। तो आइए शुरुआत करते हैं लग्न कुंडली से, जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी में हमारे सामने हमें दिखाई जाती है। जब भी आप कुंडली का कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं, अपना टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ उसमें फीड करते हैं, तो आउटपुट के तौर पे आपको एक स्क्रीनशॉट दिखता है। वो स्क्रीनशॉट एक बहुत बड़े स्क्वायर का होता है और उसके अंदर छोटे छोटे त्रिकोण बने होते हैं। तो कैसे इन ट्रायंगल्स को डिकोड करें, कैसे इन ट्रायंगल्स को पढ़ें, और क्या हर ट्रायंगल हमारे जीवन का एक अध्याय दर्शाता है, हमारे जीवन के एक चैप्टर को पढ़ना और आसान कर देता है। तो पहला घर क्या है, पहले तो ये समझते हैं। पहला घर एक कहानी है जो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है। वो है आप खुद। इस कहानी के मुख्य किरदार भी आप हैं और एक किरदार दूसरों को कैसा नजर आता है, दूसरे इस किरदार के बारे में क्या सोचते हैं। ये किरदार अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, बदसूरत है, मोटा है, पतला है, तरह तरह की बातें जो हम अपने शरीर के बारे में, हम कैसे दिखते हैं, तमाम उम्र सुनते हैं। हम क्या सुनते हैं, हमें क्या सुनाया जाता है, हम कैसे दिखते हैं, हमारा शरीर कैसा दिखता है, ये हमारा पहला घर दर्शाता है। हमारी सेहत, हमारी हेल्थ, हमारी फिजिकल बॉडी, हम कैसे दिख रहे हैं, हमें क्या पसंद है दिखने में, हमें कैसे पसंद है खुद को सजाना, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो हमारा फर्स्ट हाउस दर्शाता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक इंसान को लंबे बाल रखना पसंद है और एक इंसान को छोटे बाल रखना पसंद है, तो पहला घर अगर ये दर्शाता है कि वो इंसान दिखता कैसे है, तो हम कैसे रीड करें कि उस इंसान के छोटे बाल रखने का कारण उसके फर्स्ट हाउस से कैसे इंडिकेट होता है। तो फर्स्ट हाउस ये कहानी तो कहता है कि मैं बताता हूं तुम दिखते कैसे हो, बट कहानी में वो इस बात का ठप्पा कैसे लगाएगा कि ये इंसान छोटे बाल रखना पसंद करता है और फलाना इंसान लंबे बाल रखना पसंद करता है। वो चीज इंडिकेट होती है उस प्लैनेट से जो उस घर में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले घर में किसी के केतु बैठा है तो ऐसा इंसान लापरवाह होता है अपने आप को लेके, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो अपना ध्यान ही नहीं रखता अपनी हेल्थ का, वो कैसा दिख रहा है, उसका क्या पहनावा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इसी घर में, पहले घर में शुक्र बैठा है, वीनस बैठा है, तो ऐसा इंसान एकदम स्टार पेरेंट्स की तरह रहेगा, बन ठन के रहेगा, भीड़ में होगा तो लोग बोलेंगे ये हीरो है, ये हीरोइन है अपनी भीड़ की, अपनी महफिल की, क्योंकि शुक्र उसके पहले घर में अपीयरेंस के बैठा हुआ है। ये रही ग्रहों की बात। दूसरा एस्पेक्ट आता है वो ग्रह किस डिग्री पे बैठे हैं। अगर डिग्री उनकी अच्छी है तो वो उसका पॉजिटिव प्रोडक्टिव आउटकम निकलता है। जैसे कोई खूबसूरत है और वो सच में हीरोइन बन गई, सच में हीरो बन गया, तो उसका एक पॉजिटिव उसको कंट्रीब्यूशन मिला अपनी जिंदगी में। और अगर डिग्री कम है, डिग्री बहुत ही 0, 1 मतलब 2 डिग्री 3 डिग्री पे है वो प्लैनेट, तो उसका उतना ही प्रभाव उसके जीवन में कम पड़ेगा। शायद वो अच्छा दिखने के लिए कोई गलत काम करे। तो हर एक प्लैनेट का पॉजिटिव नेगेटिव उसकी डिग्री पे, उस पे किस प्लैनेट की दृष्टि है उस पे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो किस राशि में बैठा है। अब पहले ही घर में अगर शुक्र बैठा है और अपनी ही राशि में बैठा है, यानी कि लिब्रा में बैठा है या टॉरस में बैठा है, तुला में बैठा है या वृष में बैठा है, तो अपने ही घर में जब वो बैठता है
तो इसका बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट आता है, क्योंकि वो जैसे खुद को प्रेजेंट करता है, दुनिया में रखता है, लोग उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। वाओ, क्या बात है। और अगर वो अपनी विपरीत राशि में बैठा है, जो प्लैनेट है वो उस राशि में बैठा है पहले घर में, जो उसका दुश्मन है, तो उसको लोग गलत वे में लेंगे कि ये तो बहुत ही फालतू का तैयार होके आती है, या बहुत ही ज्यादा हीरो खुद को समझता है। तो दृष्टिकोण लोगों का बदलता है आपके पहले घर से, कि आप कैसे दुनिया में नजर आते हैं, आपकी छवि दुनिया में कैसी पड़ रही है, आउटर वर्ल्ड आपको कैसा दिख रहा है, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आप बाहर से कैसे दिख रहे हैं, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है आउटरली। अब बढ़ते हैं सेकेंड हाउस की ओर। तो दूसरा घर किस चीज को इंडिकेट करता है? दूसरा घर बहुत सारे फैक्टर्स को इंडिकेट करता है, जिसमें से कुछ फैक्टर्स हैं हम अपनी माउथ के द्वारा क्या कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि अगर राहु दूसरे घर में बैठा है तो ऐसा इंसान एडिक्ट हो सकता है अल्कोहल, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, सिगरेट, जो गलत नशे हैं, क्योंकि राहु गलत नशे करा रहा है, आपको इल्यूजन की दुनिया दे रहा है थ्रू योर माउथ, थ्रू एडिक्शंस। और दूसरा घर इंडिकेट करता है इसके अलावा आपके एसेट्स को, कि आपने दुनिया में कितनी प्रॉपर्टीज ली, कितने एसेट बनाए, कितने फिक्स्ड डिपॉजिट आपके नाम पे, कितने म्यूचुअल फंड्स आपके नाम पे, जो आपके एसेट्स फिक्स्ड है, उसको दर्शाता है दूसरा घर। और कैसे दर्शाता है? अगर उसमें कोई ऐसा ग्रह बैठा है जो अपनी ही राशि में बैठा है, या एक फ्रेंडली साइन में बैठा है, या पॉजिटिव है, तो मतलब ऐसे इंसान को पता है पैसा सेव कैसे करना है और बरकत कैसे लानी है। अब कुछ लोग कहते हैं मुझसे तो पैसा सेव ही नहीं होता, मैं तो कितना भी कमा लूं, लाखों कमा लूं, करोड़ों कमा लूं, खर्च हो जाता है। तो उनका सेविंग का घर कहीं ना कहीं कमजोर है। उनके सेकंड हाउस पे थोड़ी सी रोशनी डालने की जरूरत है कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। केतु तो नहीं बैठा उनके सेकंड हाउस में, या फिर कहीं मंगल राहु के साथ तो नहीं बैठा कि कोई ऐसा दोष उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण दिक्कत आ रही है, परेशानियां आ रही है। तो इस पे हम जब डिटेल्ड एनालिसिस कुंडली की करते हैं तो रोशनी डाल सकते हैं। फिलहाल के लिए ये समझने की जरूरत है कि दूसरा हाउस किस चीज को दर्शाता है। अब हम आते हैं तीसरे हाउस में, जो थर्ड घर है। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, थर्ड हाउस दर्शाता है आपकी एफर्ट्स को, आप लाइफ में किस चीज पे एफर्ट्स कर रहे हैं। थर्ड हाउस दर्शाता है आपके छोटे सिबलिंग को, जो आपसे उम्र में छोटे भाई या छोटी बहन है। थर्ड हाउस दर्शाता है कला को हाथ से जो की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई राइटर है, कोई पोएट है, कोई पेंटर है, हाथ की कला, कोई कुक है बहुत अच्छा। तो थर्ड हाउस में अगर कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो कि अपनी राशि में एग्जॉल्टेड स्टेट में है, तो वो ऐसे इंसान को कला के क्षेत्र में, हाथ की कला के क्षेत्र में फेमस कर सकता है। MF हुसैन पेंटर, राइटर, फेमस राइटर, अवार्ड विनिंग, नेशनल अवार्ड विनिंग राइटर है ना। तो अपने एफर्ट्स के थ्रू, अपनी कला के थ्रू उनको रिकॉग्निशन भी मिली। और अगर यही आपकी कमजोर स्थिति में, कमजोर डिग्री में प्लैनेट बैठा हुआ है या विपरीत राशि में बैठा है, तो तमाम उम्र इंसान बहुत टैलेंट होता है, बहुत प्रयास करता है, बट कुछ हाथ नहीं आता। ये स्थिति बनती है थर्ड हाउस में। और आपके यंगर सिबलिंग्स भी दर्शाता है थर्ड हाउस। अगर छोटा भाई है, छोटी बहन है, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा। अपनी राशि में प्लैनेट बैठा है, फ्रेंडली राशि बैठा है, बहुत बनेगी। माँ बाप जैसे बच्चों को प्यार करते, वैसे अपने छोटे भाई बहन को प्यार करेंगे, इतना क्लोज बॉन्ड होगा। आइए बढ़ते हैं फोर्थ हाउस की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में, फोर्थ हाउस जो है सेंटर ऑफ द कुंडली में आता है, जिसको हम कहते हैं केंद्र। हमारा फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, इनको केंद्र हाउसेस कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो केंद्र में ग्रह होते हैं, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ और 10th में, वो बड़ा पॉजिटिव शुभ रिजल्ट देते हैं। देखिए दोस्तों, हर घर अपने आप में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं कुछ घर अच्छे नहीं होते, बट मैं ऐसी ऐसी केस स्टडीज और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दे सकती हूँ जिनकी निजी जिंदगी में वो घरों ने ही उनको तरक्की दी, उनको शोहरत दी। फोर्थ हाउस क्या इंडिकेट करता है? फोर्थ हाउस इंडिकेट करता है आपकी फैमिली, आपका परिवार। अगर फोर्थ हाउस में जुपिटर है, मतलब आप बहुत धार्मिक परिवार से, आपका परिवार धर्म को बहुत मानता है। अगर फोर्थ हाउस में राहु है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तनाव है। मंगल है तो मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो ऐसे आप इंटरप्रेट करेंगे अपनी कुंडली को। फोर्थ हाउस इंडिकेट करता है वाहन को, घर को, लग्जरी को। यदि शुक्र आपके फोर्थ हाउस में, मतलब कि आप गाड़ियों के शौकीन हैं, बाइक्स के शौकीन हैं, मोटर बाइक्स के शौकीन हैं, मतलब
अलग अलग शौक आपके हो सकते हैं लाइफ को लेके, लग्जरी के शौकीन। और फोर्थ हाउस की जो दृष्टि है 10वें घर पे पड़ती है, तो ऐसा इंसान करियर में भी लग्जरी ढूंढता है। फिफ्थ हाउस बहुत सी चीजों का प्रतीक है। फिफ्थ हाउस प्रतीक है बचपन में की हुई स्कूल यात्रा का। जो आप फोर्थ फिफ्थ क्लास तक की आपकी स्कूलिंग का सफर होता है, उसको फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस कला का हाउस है, थिएटर का हाउस है, आर्ट का हाउस है, वैदिक साइंसेस का हाउस है। तो फिफ्थ हाउस में यदि शुक्र है, यानी कि इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आर्ट है, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स थिएटर है, फिफ्थ हाउस में यदि शुक्र है, आपका छोटे बच्चों की तरफ प्यार है, रुझाव है, आपका मन करता है बच्चों के साथ वक्त व्यतीत करना, क्योंकि फिफ्थ हाउस बच्चों का भी प्रतीक है, बच्चों को भी इंडिकेट करता है। यदि संतान योग किसी का देखा जाता है तो 5वें घर से देखा जाता है कि संतान प्राप्ति होगी नहीं होगी। यदि किसी के 5वें घर में केतु बैठा है तो ऐसा इंसान मिसकैरिएज से गुजर सकता है, संतान योग नहीं हो सकता ऐसे। पर इसका ना हर चीज का एक पॉजिटिव पहलू है। अगर सब लोगों की संतानें होंगी तो बिना माँ बाप के बच्चों को एडॉप्ट कौन करेगा? ऑर्फन्स के सर पे अपना हाथ कौन रखेगा? तो ऐसे लोग बच्चा गोद लेते हैं, किसी यतीम को सहारा देते हैं, और मुझे लगता है बड़ा नेक काम है। मुझे निजी तौर से, मेरा पर्सनल दृष्टिकोण ऐसा है, मुझे लगता है इससे नेक काम कोई हो नहीं सकता। अपना बच्चा होना एक अलग बात है, और किसी और के बच्चे को अपनाना बहुत ही नेक काम है। अब दुनिया आपको बोलेगी केतु है, बच्चे का योग नहीं है, पर मैं इसको कैसे बोलूंगी? किसी और के बच्चे का भाग्य, भविष्य बनाने का जिम्मा तुम्हें ऊपर वाले ने देना है, जरिया तुम्हें ऊपर वाले ने देना है। तुम तो उन लोगों से ऊपर उठ के जो अपनी संतान पैदा कर रहे हैं। तो इसी तरह जैसे मैंने 5वें घर के बारे में बोला, हर घर के अप्स एंड डाउन्स हैं। दृष्टिकोण और पॉइंट ऑफ व्यू पे चीजें जीवन में बड़ी निर्भर करती है। जो एक के लिए गलत है वो दूसरे के लिए सही हो सकता है। आज इंडिया पाकिस्तान की अगर वॉर होती है या किसी भी दो देशों की वॉर होती है तो सरहद के इस पार वाले शहीद कहलाए जाते हैं, और सरहद के उस पार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वही दुश्मन कहलाए जाते हैं। गंभीरता से इस बात को समझने की जरूरत है कि जीवन में सही और गलत कुछ नहीं है, दृष्टिकोण है। दुनिया बोलेगी इसके 5वें घर में केतु है, ये औरत जो एक टिपिकल समाज का पॉइंट ऑफ व्यू, औरत ठीक नहीं है, औरत की कुंडली ठीक नहीं है। बट मैं बोलूंगी औरत की कुंडली अति उत्तम है कि वो इतने बच्चों का या एक बेसहारे बच्चे की मां बन सकती है। तो दृष्टिकोण पे निर्भर करता है कि आप किस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, कैसे इंसान के पास जा रहे हैं। वो एस्ट्रोलॉजर अपने निजी जिंदगी का दृष्टिकोण उसमें डाल रहा है या फिर प्रोजेक्शन, एक ऊपर वाले के नजरिए से प्रोजेक्शन कर रहा है। प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है। चलिए आते हैं 6th हाउस की तरफ। 6th हाउस को अक्सर नीच हाउस माना गया है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, परंतु अगर आप पी शिल्पाधर के दृष्टिकोण से सोचेंगे, देखेंगे तो मैं इसे नीच का घर नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? क्योंकि ये घर प्रतीक है लड़ाई झगड़े का, कोर्ट केसेस का, लीगल बैटल्स का, बीमारियों का। परंतु अगर किसी के ग्रह सारे के सारे एक ग्रह 6th हाउस में जाके बैठ गया तो क्या वो बुरा इंसान बन गया? क्या वो जिंदगी भर कोर्टों के चक्कर काटेगा? क्या वो स्ट्रगल करेगा जिंदगी भर? क्या उसे हक नहीं है वो खुशियां पा सके जस्ट बिकॉज उसके 6th हाउस में कोई प्लैनेट आके बैठ गया है? इसका भी एक दृष्टिकोण है। 6th हाउस में कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, लॉयर हो सकता है, जज हो सकता है, रोज ही कोर्ट में बैठा है ना, उसके लिए तो पॉजिटिव हो गया। अगेन पॉइंट ऑफ व्यू, बैठा वो भी कोर्ट कचहरी में, बैठा एक मुजरिम। टाइपराइटर पे जो टाइपिस्ट बैठे होते हैं वो भी कोर्ट कचहरी में बैठे होते हैं, उनका भी 6th हाउस एक्टिव हो सकता है। 6th हाउस इंडिकेट करता है जानवरों की तरफ लगाव को। अगर आप जानवरों को फीड करते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो 6th हाउस आपको अच्छा फल देता है। सो बेसिकली अगर मैं इसको एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखूं कि सूरज जब उगता है तो वो जब दृष्टि डालता है आपके लग्न से, तो 6th हाउस क्योंकि नीचे है तो सूर्य की दृष्टि उस पर लेट पहुंचती है। तो ऐसे लोग 30 साल की उम्र के बाद कामयाब होते हैं। कुछ एक्टर्स होते हैं जो एक उम्र के पड़ाव के बाद सक्सेसफुल होते हैं। KFC एक बहुत मशहूर ब्रांड है, उसके ओनर 65 इयर्स के बाद उन्हें कामयाबी मिली, इतना बड़ा कॉर्पोरेट ब्रांड उन्होंने खड़ा किया। तो क्या नीच का जो सो कॉल्ड घर है 6th हाउस वो वाकई खराब है? नहीं, कामयाबी आपको 30 साल की उम्र के बाद मिले वो ज्यादा बेहतरीन है। 15 साल की उम्र में क्विक वो इन्फ्लुएंसर टाइप कामयाबी मिल जाए वो ज्यादा लंबी रेस का घोड़ा नहीं होती है। तो हमेशा 6th हाउस को
जब आप लोग मेरे चैनल को सुन के मेरी वाणी को सुन रहे हैं, एक रिस्पेक्टफुल दृष्टिकोण से देखिएगा, क्योंकि 6th हाउस डिनोट करता है जमीन के नीचे छुपी हुई चीजों को, नीची, इसे इसको नीच कहते हैं। तो जमीन के नीचे से कितना कुछ हमें मिलता है, सोना जमीन के नीचे से निकलता है, तेल नीचे जमीन के निकलता है, तो वो गलत नहीं हो सकता 6th हाउस। लेकिन हमने इसको एक बहुत टिपिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई सर्जन है, उस 6th हाउस में उसका एग्जॉल्टेड वो है, क्योंकि 6th हाउस सर्विस टू मैनकाइंड डिनोट करता है। एक सर्जन है, वो चाकू लेके चीरफाड़ कर रहा है, कर तो वो भी चीरफाड़ ही रहा है, चाकू का वो भी इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए, एक नेक काम के लिए। शस्त्र वो भी उठा रहा है, बट नेक काम के लिए। तो उधर 6th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि वो शस्त्र चला रहा है, चाकू चला रहा है। लेकिन वहां पे कौन सा प्लैनेट किस राशि में बैठा है जिसने उसको सर्जन बनाया, और दूसरे को 6th हाउस के कारण कातिल बनाया, वो भी चाकू उठा रहा है। तो घर बुरा नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। जैसे मैंने बोला, कौन सी डिग्री में प्लैनेट है, किस राशि में कौन सा प्लैनेट विराजमान है 6th हाउस में, उस पे किस ग्रह का एस्पेक्ट है और किस राशि का एस्पेक्ट है, और कौन सी डिग्री में वो प्लैनेट वहां पे बैठा हुआ है, और किसके साथ कंजंक्शन में बैठा है। क्योंकि कई बार ना कुछ प्लैनेट्स कंजंक्शन में बैठ के दोष बनाते हैं। जैसे गुरु के साथ राहु बैठ के गुरु चंडाल बना देता है, पितृ दोष बनते हैं, अंगारक दोष बनते हैं, नाना प्रकार के दोष हैं। खैर, उन दोषों से कैसे निजात पाना वो एक अलग साइंस है अपने आप में। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए 7th हाउस पे आते हैं। तो 7th हाउस क्या दर्शाता है? सेंटर में है, केंद्र हाउस से पावरफुल है। 7th हाउस दर्शाता है लीगल पार्टनरशिप्स को। मैरिज इज अ लीगल पार्टनरशिप, तो मैरिज को 7th हाउस दर्शाता है। अब किसी के 7th हाउस में मंगल बैठा है, तो हम कहेंगे शादीशुदा जिंदगी में बहुत तनाव है, गुस्सा है। राहु बैठा है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा शो ऑफ है मैरिज में, सादगी नहीं है, जो दिखाया जा रहा है वो हकीकत नहीं है कई मैरिजेस में हो। तो परिस्थिति शादी की कैसी है या क्या होने वाली है, वो 7th हाउस डिटरमिन करता है। कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सी डिग्री पे ग्रह है, किसका एस्पेक्ट है, कौन सा नक्षत्र है, तमाम इस तरीके की बातें। मैरिज के अलावा बिजनेस पार्टनरशिप्स को भी 7th हाउस इंडिकेट करता है, बिकॉज जब आप एक कंपनी बनाते हैं ना, दो लोग मिलके, तो ये समझ लीजिए दोनों की शादी हो गई आपस में। आपकी लीगल बॉन्डिंग होगी एंड यू क्रिएटेड अ प्रोडक्शन हाउस, आपकी लीगल बॉन्डिंग होगी एंड यू क्रिएटेड अ कॉर्पोरेट। अब हम आते हैं 8वें घर में। 8वां घर जो है, इसको सबसे बुरा घर माना गया है अकॉर्डिंग टू सम एस्ट्रोलॉजर्स, बट नॉट अकॉर्डिंग टू मी। पी शिल्पाधर का जो आउटलुक है एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने का बहुत अलग है। मैं 8वें घर को सबसे अच्छा घर मानती हूँ। क्यों? 8वें घर को बुरा माना गया है क्योंकि 8वां घर इंसान की डेथ को डिनोट करता है, एक्सीडेंट्स को डिनोट करता है, सडन अचानक से कोई चीज हो गई उसको डिनोट करता है। 8वां घर डिनोट करता है जो पृथ्वी से भी नीचे की रहस्यमय दुनिया है, जिस दुनिया को हम देख नहीं सकते, उस दुनिया को डिनोट करता है। अब चलिए इसके पॉजिटिव आउटलुक पे आते हैं। अगर आप एक डिटेक्टिव हैं और आपके 8वें घर में ही शनि है, तो आप बहुत कामयाब डिटेक्टिव हैं, क्योंकि आपका दिमाग सारा खोज करने में निकल रहा है, खोदने में निकल रहा है, खुराफाती उसमें निकल रहा है। तो सकारात्मक यूज हो गया 8th हाउस का, यू आर अ सक्सेसफुल डिटेक्टिव। 8th हाउस बुरा नहीं है। अगर आप ऑकल्ट में, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हैं, आप रहस्यमय तंत्र विद्या में हैं, तो आपका 8th हाउस पावरफुल है, क्योंकि आप रहस्यमय चीजों को दुनिया के सामने लाइट में ला रहे हैं। वो चीजें जो अंधकार में हैं, उसको सूरज की रोशनी में लाके दुनिया के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियां तब्दील कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। नॉट बैड। अगर 8th हाउस आपका एक्टिवेटेड है, जो भी प्लैनेट उसमें है, तो ऐसे इंसान की जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, सडन ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी। गुड, कोई बुराई नहीं है। एक इंसान की जिंदगी में जब ट्रांसफॉर्मेशन आती है, तभी तो वो बदलता है, तभी तो वो ग्रो करता है। एक इंसान है जो स्टैटिक तौर से पूरी जिंदगी सरकारी नौकरी कर रहा है, और एक इंसान है जिसका 8th हाउस एक्टिवेटेड है, उसकी सरकारी नौकरी छूट जाती है और वो एक छोटा सा जिसे कहते हैं अपना रेडी खोलता है, और वो रेडी खोलते खोलते उसका बड़ा बिजनेस एम्पायर बन जाता है। तो 8th हाउस ने किया ना, 8th हाउस ने एक चीज ली और दूसरी चीज दी और एम्पायर बना दिया, नीचे से ऊपर, जिसको हम कहते हैं फर्श से हर्ष पे पहुंचा दिया। बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अमिताभ बच्चन जी, जिनकी कुंडली में 8th हाउस 6th हाउस बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत सारे प्लैनेट्स उसमें हैं, स्टार है। एक उम्र के बाद, 30 की उम्र के बाद स्टारडम उन्होंने देखा। तो उम्र के बाद हमारे 6th हाउस, 8th हाउस, सो कॉल्ड नीच हाउसेस बाय सम ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन कोई भी घर बुरा नहीं है, कोई भी घर बुरा नहीं है। हर घर का एक पर्पस है, उसको पढ़ने का एक सलीका है, एक तरीका है, डिपेंडिंग ऑन डिग्रीज ऑफ प्लैनेट्स, नक्षत्रास।
योर एस्पेक्ट्स, कौन एस्पेक्ट कर रहा है, कौन सा घर, कौन सा ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है, किसकी नजर, किसकी दृष्टि है उस घर पे, 8वें घर पे, और डिपेंड करता है कौन सी राशि आपकी 8वें घर में बैठी है। अब आते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस भाग्य का घर माना गया है, डेस्टिनी का घर, आपके लक का घर माना गया है, और हायर एजुकेशन का घर है। इट इज डायरेक्टली अपोजिट टू 5th हाउस। 5th हाउस आपकी छोटी एजुकेशन का था टिल योर 5th 6th क्लास, और आपके पीएचडी लेवल की एजुकेशन, हायर फिलोसॉफिकल बेंट ऑफ माइंड को दर्शाता है 9th हाउस। कोई पीएचडी कर रहा है, कोई मास्टर्स कर रहा है, वो 9th हाउस से इंडिकेट होता है। 9th हाउस इंडिकेट करता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को। आप जीवन में कितनी शॉर्ट डिस्टेंस यात्राएं कर रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, लेकिन यात्रा कर रहे हैं। यात्रा तीर्थ यात्रा भी हो सकती है, यात्रा कारोबार को लेकर भी हो सकती है। 9th हाउस तीर्थ यात्राओं को भी इंडिकेट करता है। अगर किसी इंसान का गुरु 9th हाउस में बैठा है, मतलब ये इंसान बहुत रिलीजियस ट्रैवल में बिलीव करता है। वो एक जगह बैठ के प्रार्थना, पूजा, पाठ, सजदा करने में विश्वास नहीं करता, विश्वास करता है मैं बार बार तीर्थ करूं। तो ठीक है, सबका अपना अपना आउटलुक है। जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई घर बुरा नहीं है, हर घर अच्छा है, हर घर की एक रीजनिंग है, एक लॉजिक है, एक स्ट्रक्चर है। हर इंसान की डेस्टिनी में जो जो होना है, लिखा गया है ऊपर वाले द्वारा, वो उसकी प्लैनेट्स में देखा जाता है कि अच्छा ये इंसान ऐसा है, इसका व्यवहार ऐसा है बिकॉज ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अगेन, जैसे मैंने बाकी घरों के बारे में बोला, 9th हाउस में भी कौन सा प्लैनेट है, किस राशि में बैठा है, किसका एस्पेक्ट है, कौन सा नक्षत्र है, बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। प्लैनेट किस डिग्री पे है, उतना ही पावरफुल आपका 9th हाउस बनेगा, उतनी ही कॉन्ट्रीब्यूशंस आपकी लाइफ में होंगी। और जरूरी नहीं होता कि हर इंसान के हर ग्रह स्ट्रॉन्ग हो या हर घर स्ट्रॉन्ग हो। अगर मैं अभी तक 12 में से 9 घरों का जिक्र कर चुकी हूँ, इसमें से अगर किसी के 2 घर भी स्ट्रॉन्ग है, 3 घर भी स्ट्रॉन्ग है, तो वो उस डोमेन में अपनी लाइफ में पावरफुल होगा, बाकी डोमेन में नहीं होगा। कई लोग हैं जो प्रोफेशनली कामयाब है, पर्सनल जिंदगियां खराब है। कई हैं जो पर्सनल जिंदगी में खुशहाल है, प्रोफेशनल लाइफ खराब है। कई हैं जिनके पास दोनों है, सेहत नहीं है। तो देखिए, कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने कमी पेशी तो हर एक की जिंदगी में रखी है। बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री, बड़े से बड़ा प्रेसिडेंट, बड़े से बड़ा एक्टर, बड़े से बड़ा स्पोर्ट्समैन भी एक राजयोग एक समय तक ही जीता है, भोगता है, उसके बाद उसका राजयोग समाप्त होता है। सिनेमा की जगत की अगर मैं बात करूं तो हर एक्टर का एक 10 साल का पीरियड आता है, 10 साल का स्टारडम आता है, उसके बाद एक नया एक्टर जागता है जो उसको रिप्लेस करता है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं 10वें घर की ओर। 10वां घर इंडिकेट करता है हमारे करियर को। हम लाइफ में किस चीज से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, किस तरीके के लोग हमारे आसपास हैं, हमारे कार्य क्षेत्र में आसपास है, जो प्रभाव डाल रहे हैं हमारे वर्क एरिया पे, वर्क डोमेन पे। और ये भी दर्शाता है कि आप लाइफ में बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे, डिपेंडिंग ऑन किस पार्टनरशिप में कितने प्लैनेट्स बैठे, एक बैठा या कोई प्लैनेट नहीं बैठा, और उस राशि का लॉर्ड क्या है जो आपके 10th हाउस में बैठा है, और वो लॉर्ड जाके कहाँ बैठा है। सपोजिंग 10th हाउस का लॉर्ड जो है वो जाके बैठा है 7th हाउस में। सपोजिंग आपके 10वें घर में कुंभ राशि का स्वामी शनि जाके बैठा है 7वें घर में। तो 7वां घर इंडिकेट करता है लीगल पार्टनरशिप्स, बिजनेस वेंचर। नौकरी में तो आप पार्टनरशिप नहीं करेंगे। और करियर का घर जाके बैठा हुआ है 7th हाउस में, मतलब करियर किस में बनेगा, बिजनेस में। इसको आप पढ़ के कह सकते हैं कि ऐसा इंसान नौकरी नहीं करेगा भी तो छूट जाएगी, खुश नहीं होगा, उसके ग्रह ही उसको बिजनेस की तरफ ले रहे हैं। और 10वां घर केंद्र का घर है, तो बहुत पावरफुल घर है। और 10वें घर को जो बहुत फेमस लोग होते हैं, वर्ल्ड वाइड फेमस होते हैं, लाइक शाहरुख खान, लाइक प्रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, है ना, जो बहुत विश्व प्रसिद्ध होते हैं, उनका 10th हाउस बहुत पावरफुल होता है। बिकॉज 10th हाउस दुनिया को दर्शाता है कि आपकी बाहर की दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है, आपका करियर कितना स्ट्रांग है। आप प्राइम मिनिस्टर है तो आपको दुनिया जानती है, चाहे किसी भी कंट्री में है, तो वो कितना प्रबल है, कितना स्ट्रांग आप करियर में है, कितने ऊंचे हैं उतनी फेमस आप हैं। सूर्य है आपके 10th हाउस में, तो आप पॉलिटिक्स में सीएम पीएम कुछ भी हो सकते हैं, जो बहुत स्ट्रांग सूर्य जिनका होता है, या आईएएस ऑफिसर हो सकते हैं। एक गवर्नमेंट डेजिग्नेशन को डिनोट करता है सूर्य, 10th हाउस में था, उसमें प्रसिद्ध हो सकते हैं, है ना। अगर बुध है और अपने ही घर में बैठा हुआ 10th हाउस में बहुत प्रबल है, तो फेमस सिंगर हो सकते हैं। शुक्र है तो फेमस एक्टर हो सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जिनके 10th हाउस में वही फेमस होते हैं। अमिताभ बच्चन जी के केस में 6th और 8th हाउस एक्टिवेटेड है शुक्र बुध से, तो उनका राजयोग नीच का है, लेकिन उसी में फेमस है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, कुंडली को पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी हम सिर्फ घरों पे फोकस करें कि किस घर का क्या मीनिंग होता है। तो अब हम आते हैं 11th हाउस। 11th हाउस दर्शाता है हमारी लाइफ में गेन्स को, कि हमें क्या जीवन दे रहा है। सपोजिंग कोई बैठा है, उसको बैठे बैठे उसकी मम्मी आके गोल्ड का नेकलेस गिफ्ट कर देती है, तो उसको गेन अपनी माँ से हुआ। तो 11th हाउस में उसका मून बैठा है, मून माँ को इंडिकेट करता है।
11th हाउस में किसी का गुरु बैठा है जुपिटर, तो उसको गेन हमेशा गुरु के माध्यम से होगा। तो ऐसे पढ़ना है इसको, ये तरीका है इसको पढ़ने का, ये सलीका है इसको पढ़ने का। तो 11th हाउस आपका नेटवर्क सर्कल डिनोट करता है। नेटवर्क सर्कल में जिनके 11th हाउस में राहु है, जो बहुत फेमस लोग हैं, उनका नेटवर्क सर्कल इतना स्ट्रॉन्ग है। फेमस नहीं भी है, कई बिजनेस टाइकून्स है या बिजनेसमैन है, उनका नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। सेलिब्रिटीज में भी उठते बैठते हैं, पॉलिटिशियन में भी बैठते उठते हैं, उनका राहु 11वें घर में, मतलब उनको लाभ हर दिशा से हो रहा है। डिपेंड करता है 11th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, कितनी डिग्री में है, कौन सी राशि में है, फ्रेंडली साइन में बैठा है नहीं बैठा है, कौन से नक्षत्र में, लॉट ऑफ फैक्टर्स। अब आते हैं 12वें घर में, जो लास्ट हाउस होता है। 12वें घर को भी अच्छा नहीं माना गया, लॉसेस का घर माना गया है, अकेलेपन का घर माना गया है, जेल्स एंड असाइलम्स का घर माना गया है। पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट उसमें बैठा है और अगेन उस पर दृष्टि किसकी है, वो कौन सी राशि में बैठा है, बहुत सारे फैक्टर्स। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक साइंटिस्ट है, वो पूरा दिन लेबोरेटरी में बैठा है और अपनी रिसर्च कर रहा है, अकेला है, दुनिया से कट ऑफ है, उसको कोई पैसे भी नहीं मिल रहे उस रिसर्च के। 12th हाउस एक्टिवेट हो गया, लॉसेस का लॉस ही हो रहा है एक तरीके से, मॉनेटरीली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ नहीं मिल रहा, तन्हाई में, अकेले में, परिवार त्यागा हुआ है, वैराग्य में, वैराग्य का घर है 12th हाउस। लेकिन एक आविष्कार, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक आविष्कार जिंदगी बदल देता है, मैडम क्यूरी, कितने ऐसे साइंटिस्ट। तो मैं 12th हाउस को बुरा कैसे कहूं? कुछ प्रोफेशंस की नीड होती है कि आपको वैराग्य जीना है, आपको अकेलेपन में रहना है, तभी आप रिसर्च कर सकते हो, तभी आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एक राइटर है, वो अपने आप को 2 महीने बंद कर लेता है वैराग्य में, तब जाके उसको थॉट आता है, एक अच्छी स्क्रिप्ट बनती है। एग्जाम्पल, तो वो स्क्रिप्ट सबने देखी, फेमस हो गया, अवार्ड मिल गया, नेशनल अवार्ड मिल गया, लेकिन वो 2 महीने का उसका वैराग्य का जीवन किसी ने नहीं देखा जब 12th हाउस एक्टिवेटेड था। तब तो लोग कहेंगे 12th हाउस बुरा। तो आप एक एस्ट्रोलॉजर, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप एक इंसान को समझिए, एक इंसान अपने जीवन में चाहता क्या है उसको समझिए, उसके टेम्परामेंट को समझिए, और फिर उसके साथ एस्ट्रोलॉजी को पढ़े और पढ़ के उसको प्रेजेंट करने का जो सलीका है, वो ही एक असली एस्ट्रोलॉजर का कर्तव्य है। किसी को डराना, पखंड करना, अंधविश्वास फैलाना, ये सख्त गलत है, ये पाप है। ये अच्छी बात नहीं है कि हम किसी को गुमराह करें, गलत रास्ते पे लेके जाए, उसके अंदर डर पैदा करेगा। अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा, लाइफ में सकारात्मक बनाएगा, कभी आपको डराएगा नहीं, कभी आपके अंदर घबराहट पैदा नहीं करेगा, आपको पॉजिटिव बनाएगा कि जो आपकी कुंडली के अच्छे एस्पेक्ट्स है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, और जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कैसे बनाना है, वही एक एस्ट्रोलॉजर का काम है। गुरु वही बनता है जो पहले खुद एक शिष्य अच्छा बनता है।